देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम स्वराजिस्ट पार्टी के नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। जब हमने स्वराजिस्ट पार्टी का जिक्र आपके सामने फर्स्ट पार्ट में किया था, हमने आपको ये बताया था कि कौन सी ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी 1922 से 29 के बीच में, जब स्वराजिस्ट पार्टी का आना बहुत ज़रूरी था। हमने आपको ये भी बताया था कि गांधी और स्वराजिस्ट लीडर्स के रिलेशन क्या थे। हमने आपको यह भी बताया था कि स्वराजिस्ट का प्रोग्राम क्या था, वो किस प्रोग्राम के तहत चुने गए। हमने आपको ये भी बताया था कि उनके मेथड क्या होने वाले हैं। तो मेथड से हमें आगे कंटिन्यू करना था। हमने उनकी बैकग्राउंड बता दी, हमने उनके गांधी एंड स्वराजिस्ट के रिलेशन बता दिए, हमने आपको नो चेंजर एंड प्रो चेंजर के बीच का फ़र्क बता दिया था और हमने आपको प्रोग्राम बता दिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देखिए, कुछ चीज़ों को समझिए और आज थोड़ा सा पिछले टॉपिक को भी ब्रश अप कर देंगे यहाँ पर कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। मैंने आपको ये बताया कि 1922 से 29 के बीच में देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है और नॉन कॉपरेशन के 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा घटना से ख़त्म हो जाने के बाद देश में एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा नेताओं का वर्ग है। अरे हंसा क्यों रहे हो यार। बहुत बड़ा नेताओं का एक वर्ग है जो ये मान रहा है कि कांग्रेस के द्वारा क्रिएटेड ये ज़ील कहीं आने वाले समय में ख़त्म ना हो जाए, नेशनल टेम्परामेंट कहीं डाउन ना पड़ जाए। हमें जल्दी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है धर्मेंद्र, उस टेम्परामेंट को, उस एटमॉस्फेयर को हमें गिरने नहीं देना है। ये स्वराजिस्ट हुए, मतलब इनका मानना ये था कि गांधी के द्वारा चलाई जा रही नॉन कॉपरेशन में कंप्लीट बॉयकॉट का सिस्टम था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट के अकॉर्डिंग जो चुनाव होने थे 1920, 1923 और 1926 में, इनमें से 1920s के चुनाव का बायकॉट करना भी मेंशन्ड था। स्वराजिस्टों का ये मानना था कि हमें चुनाव का बायकॉट नहीं करना चाहिए, हमें जो रिफॉर्म मूवमेंट है, हमारी कंट्री लेवल पर जो स्वराज को लेकर के मूवमेंट है, इसे हमें काउंसिल्स के अंदर लेकर के जाना चाहिए। तो ये काउंसिल एंट्री को प्रेफर करते थे, इसलिए इन्हें हमने चेंज का प्रो बोला गया। तो ये प्रो चेंजर हुए। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स गांधीयन थे वो ये कहते थे कि हम गांधी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ही चलाएंगे और हम किसी भी लेवल पर काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात करेंगे, नेशनल लेवल एजुकेशन की बात करेंगे, आर्बिट्रेरी कमेटीज़ बनाएंगे जिसके तहत लोग अपनी समस्याओं का हल करें, कोर्ट्स में जाने की हमें ज़रूरत ना पड़े, और ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट करेंगे, स्वदेशी के निर्माण की बात करेंगे, खादी और चरखा चलाएंगे। इस प्रोसेस के तहत वो आगे बढ़ते रहे। ऐसे में आपको पता है कि जो नो चेंजर हैं उन्होंने गया सेशन जो 1922 दिसंबर में हुआ था, उसमें प्रो चेंजर माने स्वराजिस्ट यानी कि चितरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इसमें से चितरंजन दास को चैलेंज किया नो चेंजर द्वारा। नो चेंजर में कौन पर्सन है? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने गया सेशन में चितरंजन दास की कांग्रेस अध्यक्षता को, यानी कि जो प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस है, उसे चैलेंज किया और चितरंजन दास को आउट वोट कर दिया और वो प्रेसिडेंटशिप से गए। मैंने आपको ये बताया था कि इसके बाद नो चेंजर्स यानी कि ऑर्थोडॉक्स गांधीयंस के लिए भी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं, जिसमें राजगोपालाचारी आते हैं, इनके लिए भी इजी नहीं रहा था आगे बढ़ना। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, मैंने बताया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम प्रॉपर नहीं चल पाया, ये सारी चर्चा हमने उसमें की। लेकिन आपको एक बात माननी है कि कांग्रेस ने अपनी अप्रोच को बदला है 1923 में। 1923 के सितंबर में स्पेशल सेशन होल्ड हुआ दिल्ली में, और इस स्पेशल सेशन ऑफ द दिल्ली में ये डिसाइड हुआ 1923 में कि कांग्रेस को अपने कैडर को तैयार करना है कि इलेक्शन में शामिल हो और काउंसिल एंट्री करें। आई बात समझ में? तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस के किस सेशन में ये तय हुआ कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के तहत काउंसिल एंट्री करनी है। ये सितंबर में रखे स्पेशल सेशन ऑफ द दिल्ली के तहत ये तय हुआ कि हाँ, काउंसिल एंट्री करनी है। और इसके बाद कांग्रेस कैडर को प्रिपेयर किया गया कि आप स्वराजिस्टों की काउंसिल एंट्री में समर्थन करें। इसके अलावा इसी स्पेशल सेशन में लिए गए निर्णय को पूर्णतः मुहर लगाने के लिए दिसंबर 1923 में कोकानाड सेशन हुआ, जो रेगुलर सेशन था। इस सेशन में मुहर लगा दी गई 1923 के सितंबर के स्पेशल दिल्ली सेशन के निर्णयों को, और ये तय हुआ कि एंट्री की जाएगी कहाँ पर? काउंसिल्स के अंदर। ये बात समझ आ गई? ये तो हो गए सेशंस। गया सेशन में चितरंजन दास
जो कि प्रो चेंजर हैं उन्हें आउटवोट कर दिया। नो चेंजर लीड कौन कर रहा है? सी राजगोपालाचारी। वहाँ से आउटवोट होने के बाद दिसंबर 31 को ही 1922 को आउटवोटेड चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या निर्णय लिया कि हम बनाएंगे स्वराजिस्ट पार्टी। तो 31 दिसंबर 1922 को स्वराजिस्ट पार्टी बनाने का निर्णय हुआ। उसके बाद 1923 जनवरी फरवरी में स्वराजिस्ट पार्टी ने अपना प्रोग्राम रखा देश के सामने कि ये हमारा प्रोग्राम होगा, हम काउंसिल एंट्री करेंगे और उसके तहत एंट्री करने के बाद हम भीतर से जा कर के एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। कांस्टेंट कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे। सरकार को काम नहीं करने देंगे, काउंसिल्स को काम नहीं करने देंगे। इसके लिए प्रॉपर मैनिफेस्टो आया कब? 1923 अक्टूबर में, क्योंकि 1923 सितंबर में कांग्रेस का स्पेशल सेशन निर्णय ले चुका था ना दिल्ली वाला कि चुनाव होंगे। तो 1923 अक्टूबर में आता है मैनिफेस्टो और 1923 के दिसंबर में कोकानाड सेशन में निर्णय पूर्णता ले लिया गया। लेकिन इसके बाद एक परिवर्तन यह आया कि फरवरी 1924 गांधी जी सेहत को लेकर के नासाज पाए गए और उन्हें जेल से रिलीज़ किया गया, जिन्हें 10 मार्च 1922 को अरेस्ट किया गया था। गांधी जी ने आने के बाद मैंने आपको बताया साफ फरमान जारी कर दिया कि जो लोग भी काउंसिल एंट्री करना चाहते हैं या जो भी प्रो चेंजर हैं उनको साफ आह्वान है कि वो कांग्रेस छोड़ दें, क्योंकि काउंसिल एंट्री नहीं की जाएगी। और गांधी जी ने जून में अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के तहत बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए, जिन रेजोल्यूशन के तहत उन्होंने ये कहा कि अगर काउंसिल कोई भी पर्सन जो ऑफिस बेयरर है कांग्रेस के अंदर, जो ऑफिस बेयरर है कांग्रेस के अंदर, उसे मैंने आपको बताया था खास मात्रा में कॉटन यार्न बनाना है, 2000 यार्ड कॉटन यार्न उन्हें बनाना है अगर वो ऑफिस बेयरर है। अगर वो ऐसा नहीं करता, मतलब उसे चरखा चलाना है, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर क्या होगी? पेनल्टी। और ये पेनल्टी कितनी बताई गई कि पेनल्टी लगेगी, उसे ऑफिस बेयरिंग पोजीशन से बाहर किया जाएगा, वो ऑफिस बेयरर नहीं रहेगा, यही पेनल्टी होगी उसकी। और प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ को बोला कि आप ऑब्जर्व करेंगे, आप निगरानी रखेंगे। आपको पता होना चाहिए ये बहुत सख्त निर्णय था, क्योंकि गांधी जी ने अहमदाबाद के जून के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उसी मीटिंग में यह भी कहा था कि मैं वोटर्स को आह्वान करता हूं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के समर्थक हैं, कि ये स्वराजिस्टों का समर्थन ना करेंगे। तो एक तरह से एंटी पब्लिसिटी होने लगी स्वराजिस्टों की। और स्वराजिस्ट जो अभी अभी बने हैं 1922 में, अभी अभी बने ना 1922 में। अब आप एक बात याद रखिएगा, 1923 में तो नवंबर में चुनाव हो गए थे और स्वराजिस्ट चुनाव लड़के के अंदर चले गए। लेकिन उसके बाद 1924 फरवरी में गांधी बाहर आ रहे हैं और 1924 जून में गांधी ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। लेकिन स्वराजिस्टों को ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि स्वराजिस्टों का मेन कैडर, मेन सपोर्टर ही कौन था? कांग्रेस। कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लोग और कैडर ही तो स्वराजिस्टों की बैक थी, क्योंकि स्वराजिस्टों के पास इतना समय था ही नहीं कि वो अपनी बैक उस लेवल पर डिपेंड। ऐसे में गांधी का आह्वान बड़ा आह्वान था। अगर वो वर्कर को हटा रहे हैं वोटिंग से और अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑफिस बियरर हैं कांग्रेस के, उनको इतने यार्ड कॉटन बनाना है, तो फिर तो स्वराजिस्ट बोले कि ये काम चल ही नहीं पाएगा। गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया गया और दबाव का ही प्रतिफल था कि 1924 में दिसंबर में बेलगांव सेशन हुआ और उस बेलगांव सेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की है। और उसमें फिर गांधी जी ने वो पेनल्टी वाला क्लॉज ख़त्म कर दिया कि ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यार्न बनाएं, कॉटन बनाएं, लेकिन अगर नहीं बना रहे हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको ऑफिस लूज़ नहीं करना पड़ेगा। और गांधी जी ने तब कहा कि आई एम डिफीटेड, आई एम हम्बल। और तब गांधी जी ने ये आह्वान किया पूरे कांग्रेस और ख़ासतर नो चेंजर ऑर्थोडॉक्स गांधीयन से कि अब वो पूरा साथ और समर्थन दो प्रो चेंजर्स का, इनको सपोर्ट करो और इनके तहत आगे बढ़ना है हमें। और इसके तहत प्रो चेंजर्स एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट के तौर पर उभरे, क्योंकि वो पहुंच चुके थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और इस समय कांग्रेस में उनकी दबिश नो चेंजर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई थी प्रो चेंजर्स की। आई बात समझ में? ऐसे में क्या क्या मेथड अपनाए गए वो मैंने आपको बता दिए थे पुराने लेक्चर में। 2 सेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कांग्रेस का स्पेशल सेशन दिल्ली का, कांग्रेस का कोकानाड सेशन 1923 का और कांग्रेस का बेलगांव सेशन 1924 का। इन सेशन के तहत जो निर्णय लिया गया कि पहले निर्णय लिया गया कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है कि इलेक्शन कीजिए और काउंसिल एंट्री कीजिए। इसके तहत आपने सूरत स्प्लिट को बचा लिया,
यानी कि नो चेंजर और प्रो चेंजर की स्प्लिट नहीं हुई। और दूसरा बेलगांव का सेशन जिसके तहत गांधी जी ने प्रो चेंजर नो चेंजर एक साथ रख लिए और इसकी वजह से मूवमेंट आगे बढ़ पाया, वरना ये स्वराजिस्ट भी कमज़ोर होते और नो चेंजर भी कमज़ोर होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि दिल्ली के उस स्पेशल सेशन की 1923 की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। उन्हीं की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं मेथडोलॉजी से। देखिए मेथडोलॉजी में किस किस तरह की मेथडोलॉजी फॉलो हुई यहाँ पर। प्रोग्राम हमने अच्छे से समझा दिया था। दूरदर्शकों से मेरा कहना है कि पिछला लेक्चर सुने, स्वराजिस्ट पार्टी पार्ट 1। आप कहेंगे सर पूरा अपलोड कर दीजिए, पूरा भी मिलेगा। आप लेक्चर, चैप्टर, सब्जेक्ट, कोर्स किसी भी कैडर में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हमसे, क्योंकि वेल रिसर्च लेक्चर होते हैं तो इसलिए उसकी एक कॉस्ट है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेथड। मेथड का मतलब यहाँ पर क्या है कि कौन से तरीके अपनाएं। ये प्रोग्राम से काफ़ी हद तक मिलते हैं मेथड। सिंपल भाषा में 2 चीज़ें बताता हूँ। पहला मेथड है जो काउंसिल में एंट्री करके हम अपनाएंगे। इसमें 2 मेथड होंगे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मेथड में हम करेंगे वो रेजोल्यूशंस और वो बिल हम प्रेजेंट करेंगे जो नेशनल वेल्थ फॉर्मेशन, नेशन बिल्डिंग के काम आएंगे, इंडस्ट्री की ग्रोथ के काम आए, पीजेंट को प्रोटेक्शन मिले, फार्मर ज़मींदार को प्रोटेक्शन मिले, इंडस्ट्रियल वर्कर को प्रोटेक्शन मिले, ड्रेन ऑफ वेल्थ ना होने पाए, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले, इंडियन ब्यूरोक्रेसी इंडियंस के कंट्रोल में आ जाए। ये हो गई कंस्ट्रक्टिव वर्क। डिस्ट्रक्टिव में हम कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव कोई भी बिल पास कराना चाहेगी, हम पास नहीं होने देंगे। बजट के वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिन पे वोट हो सकती है वो हम पास नहीं होने देंगे। ब्यूरोक्रेसी को किसी भी तरह से अगर पावर देने की कोई बिल है वो हम पास नहीं होने देंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ के रिलेटेड कोई बिल है, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने को लेकर के कोई बिल है, वो हम पास नहीं होने देंगे। और सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर गवर्नर जनरल कोई बिल लाना चाहे हम उस पर रिज़ाइन करेंगे और लगातार स्पीचेस दे करके हम इनका हॉलोनेस दुनिया को दिखाएंगे। ये अंदर घुस करके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। और इसके बाहर आप इसके बाहर करेंगे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द गांधी। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को आप समर्थन देंगे, लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान में देने वाली हैं। जब आप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को समर्थन देंगे तो इसमें आपका मेथड यहाँ पर यह है कि जिन जिन क्षेत्रों में आप दे सकते हैं समर्थन, उन क्षेत्रों में देंगे। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको बॉयकॉट की नीति अपनानी है, तो जिन प्रोडक्ट्स में और जिन एरिया में बॉयकॉट कर सकती है स्वराजिस्ट पार्टी, उन एरिया, उन प्रोडक्ट्स में बॉयकॉट करेगी। अगर आप खादी की बात करेंगे, चरखे की बात करेंगे, जिस लिमिट तक वो खादी को और चरखे को सपोर्ट कर सकते हैं वो उसको करेंगे। यानी कि उन्होंने अपने लेवल पर स्वराजिस्ट कैरेक्टर हमेशा मेंटेन रखा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को वो समर्थन करते रहे। उसका एक कारण था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को समर्थन करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि स्वराजिस्ट उस समय में लेजिस्लेचर्स के अंदर हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से एक स्ट्रेंथ है। उनकी बाहर की स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर यह है कि वो चुनाव जीत के वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उनके साथ एक कैडर खड़ा है। वो कैडर कांग्रेस का कैडर है। दूसरी बात, एक समय में इन स्वराजिस्टों को रेजिग्नेशन दे करके या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोग्राम फेल होने पर वापस आकर के उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने कैंपेन को आगे बढ़ाना है जो नो चेंजर्स हैं, और वो नो चेंजर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अपना कनेक्शन मासेस से, नो चेंजर से और कांग्रेस से तोड़ नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक डिस्टिंक्टिव आइडियोलॉजी, डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टी होते हुए भी कांग्रेस के एम्बिट में रह करके, कांग्रेस के संरक्षण में, कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में रह करके ही काम किया। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ऐसे में आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। मेथड के तौर पर अंदर जाने के बाद सबसे पहला मेथड ये था कि गवर्नर जनरल को अर्ज किया गया रंगाचारी के द्वारा, मिस्टर रंगाचारी के द्वारा, रंगाचार्यार भी लिखा गया है कहीं कहीं, मिस्टर रंगाचारी या रंगाचार्यार के द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया और उस रेजोल्यूशन में गवर्नर जनरल को ये अर्ज किया गया कि कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंस्टॉल करिए, डायरकी ख़त्म करिए। आई बात समझ में? इसी पर मोतीलाल नेहरू ने फर्दर अमेंडमेंट लाए और मोतीलाल नेहरू का अमेंडेड रेजोल्यूशन क्या कहता है? रंगाचारी के रेजोल्यूशन पे फर्दर रेजोल्यूशन आता है, वो ये कहते हैं कि 2 चीज़ें करनी अभी के लिए अनिवार्य है मेथड के तौर पर। पहली चीज़ उन्होंने गवर्नमेंट को अर्ज की, गवर्नर जनरल को, कि आप इंडिया को इमीडिएटली डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, स्वराज प्रोवाइड करेंगे। वो डोमिनियन स्टेटस कैसा होगा इसकी चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स और यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके सारी डिस्कशन करके जो निष्कर्ष निकालेंगे
उस रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करना है किसके सामने? अभी जो एग्जिस्ट कर रही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको भंग करो और एक नेशनल असेंबली बनाओ। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कैंसिल करके नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाओ, उसके सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो डेलिब्रेटेड डिस्कशन, वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट होगा और उस प्रेजेंटेड रेजोल्यूशन के बेसिस पर देश भर में आगे कार्रवाई चलेगी। कार्रवाई कैसे चलेगी? ये कहा कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस देने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाई जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग का पर्पस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या ध्यान रखा जाए? माइनॉरिटीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने। वो सारा डॉक्यूमेंट, वो खाका अभी की एग्जिस्ट कर रही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, इसको ख़त्म करके डिसॉल्व करके नई नेशनल असेंबली बना करके उसके सामने प्रेजेंट किया जाए और फिर उसके पास हो जाने के बाद अल्टीमेटली एक डोमिनियन स्टेटस यानी कि कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी लेस, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी विद द पीपल यानी कि विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वाला सिस्टम भारत में इंस्टॉल हो। आई बात समझ में? ये मांग किनके द्वारा रखी गई? मोतीलाल नेहरू, मतलब द स्वराजिस्ट। तो ये तो बहुत कंस्ट्रक्टिव मांग है और आपको पता होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन की मांग स्वराजिस्टों के द्वारा करना। इसके बाद 1928 में ये मोतीलाल नेहरू ही हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर नेहरू रिपोर्ट बना के पेश करेंगे। आने वाले समय में आपको ये पता लगेगा, क्योंकि नेहरू को बर्किन हेड का चैलेंज था कि अगर दम है पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के बता, तेरे को मैं मान लेता हूँ। और फिर नेहरू ने उस समय में नेहरू रिपोर्ट बनाई और ये कहा सरकार को कि अगर दम है तो 1929 दिसंबर तक इसे मान के दिखा, हमने तो रिपोर्ट बना दी है। तो ये सारी हिस्ट्री आगे जा कर के आप पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ और चीज़ें हुई। लगातार स्वराजिस्टों की इसी मांग के द्वारा जब दबाव बनाया गया सरकार के ऊपर, गवर्नर जनरल के ऊपर, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट का दोबारा रिव्यू कर लीजिए और देखिए कि मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में दिए हुए जो प्रोविंस में डायरकी लागू की गई है, ये प्रोविज़न अच्छे नहीं है, इसका रिव्यू अच्छे से कर लीजिए। ऐसे में सरकार ने उस दबाव में आकर के अलेक्जेंडर मुदीमन, सर अलेक्जेंडर मुदीमन के अधीन एक कमेटी बनाई। उस अलेक्जेंडर मुदीमन कमेटी में तेज बहादुर सप्रू भी होने थे, मोतीलाल नेहरू भी होने थे और भी भारतीय सदस्य होने थे, लेकिन अलेक्जेंडर मुदीमन कमेटी में सीट को डिनाई कर दिया। क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया? क्योंकि स्वराजिस्ट पार्टी ने यह संकल्प लिया था ना कि हम किसी भी तरह से सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो नॉन कॉपरेशन करनी है ना, तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं लेंगे, किसी भी तरह की कमेटी में हम सहायता नहीं करेंगे। तो अलेक्जेंडर मुदीमन कमेटी बनी, उसमें भारतीयों को भी जगह देने की बात की गई। याद रखना है आपको कि किस दिशा में अलेक्जेंडर मुदीमन कमेटी बनी। अलेक्जेंडर मुदीमन कमेटी बनी 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए। आई बात समझ में? अब आगे समझते हैं। इसके बाद एक और कमेटी बनी मिस्टर विस्काउंट के अंदर, विस्काउंट कमेटी। इस विस्काउंट कमेटी के तहत ये देखना था कि जो इंडिया में सिविल सर्विसेज हैं, उन इन सिविल सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। इसका भी पूर्ण रूप से स्वराजिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये तो आप पैराडॉक्स चल रहे हैं। एक तरफ आप 1919 के एक्ट को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, मतलब उस पर रिव्यू करेंगे और उसे ज़्यादा पब्लिक ड्रिवन करेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। दूसरी तरफ आप ये विस्काउंट के द्वारा कमेटी बना करके पब्लिक सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग को तय करा रहे हैं, जिसमें इसे और ज़्यादा प्रो ब्रिटिश बनाया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक तरफ कैसे चलेंगी? एक तरफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात हो रही है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं पॉसिबल हो सकती जब तक ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में ना हो। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी को और ज़्यादा सेंट्रलाइज किया जा रहा है, और ज़्यादा सरकार के अधीन किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से दूर किया जा रहा है, तो हम इसकी भी खिलाफत करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से मेथड के तौर पर इस समय में बेअंत रेजोल्यूशन लेकर के आए स्वराजिस्ट पार्टी। एक रेजोल्यूशन आया कि बंगाल रेजोल्यूशन 3 जो है, जिसके तहत अरेस्ट डाली जा रही थी सबकी, उस बंगाल रेजोल्यूशन 3 को ख़त्म किया जाए। एक रेजोल्यूशन लेकर के आया जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कैंपेन कर रहे हैं, उनको जो अरेस्ट किया है उन्हें रिहा करने को लेकर के बिल लेकर के आए। एक रेजोल्यूशन लेकर के आया कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस बनाए जाते हैं पब्लिक सेफ्टी को लेकर के, उनका निलंबन किया जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए, लोगों को आज़ादी बख्शी जाए। तो इन सभी क्षेत्रों में रेजोल्यूशन आए और रेजोल्यूशन पास किए गए।
तो स्वराजिस्ट पार्टी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, राजनीतिक पॉलिटिकल प्रिजनर्स इनको छुड़ाने को लेकर के, पब्लिक सेफ्टी को लेकर के और 1919 के एक्ट को रिफॉर्म करने को लेकर के, ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबल बनाने को लेकर के कई तरह के इनके वहाँ पर रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुए जो वोटिंग के साथ पास कराए गए और सरकार के ऊपर एक लगातार दबाव बनाया गया। तो जो स्वराजिस्ट पार्टी का ये मानना था कि हम सरकार के अंदर घुस करके यह चेहरा उजागर करेंगे। तो मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यह चेहरा उजागर करेंगे कि प्रोविंसेस में डायरकी चलेगी नहीं, प्रोविंसेस में डायरकी चलेगी नहीं। तो इसलिए वो हर प्रोविंस में एंटर हो करके उसकी फंक्शनिंग, यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन आ रहा है, कोई भी बिल पेश हो रहा है, सरकार कोई बिल लेकर के आ रही है, उन सबको ऑब्स्ट्रक्ट करते थे। इसकी वजह से वो ये साबित करना चाहते थे कि डायरकी एक फेलियर प्रोसेस है, ये नहीं चल सकता और आपके द्वारा स्थापित ये इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं है। ऐसे में ब्रिटिशर्स के भी कुछ अपने उस लेवल पे ऑब्जर्वेशन, और वो ये कहते हैं कि स्वराजिस्ट पार्टी इंडिया में मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड फ्रंट ओपन करके बैठी हुई है। नेगेटिव ही सही, लेकिन काम करने में बहुत सुदृढ़ हैं ये लोग। और सही मायने में कुछ प्रोविंसेस ऐसी हैं जहां पर इन्होंने लिटरली डायरकी को स्टैंड स्टिल कर दिया है, अनवर्केबल कर दिया, पैरालाइज करके रख दिया है। ऐसे में चितरंजन दास का एक वक्तव्य आता है 1925 का, ये मैं बताना चाहता हूँ। चितरंजन दास कहते हैं कि हमारा ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इन काउंसिल्स के अंदर जाकर के, ये ऑब्स्ट्रक्शन ब्रिटिश सरकार के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है। ब्रिटिश सरकार का रेजिस्टेंस क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देनी। ब्रिटिश सरकार सेल्फ गवर्नमेंट देने से रेजिस्ट कर रही है, उस रेजिस्टेंस को हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसे ऑब्स्ट्रक्शन ना समझें। हम सरकारी कार्यप्रणाली में अवरुद्ध नहीं पैदा करना चाहते, हम नहीं चाहते कि देश ना चले, हम नहीं चाहते कि सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कि जो प्रोविंस में सरकार के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई है वो रुक जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार ने जो रेजिस्टेंस कर रखी है कि वो हमारी बात नहीं समझ रही, वो सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देना चाहती, वो प्रोविंसेस में डायरकी नहीं ख़त्म करना चाहती, सरकार की इस रेजिस्टेंस के प्रति हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है। और वो ऑब्स्ट्रक्शन हम ऐसे दे रहे हैं कि कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे में जब सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम उन्हें रेजिग्नेशन और बाकी चीज़ों के बारे में बताते हैं। ऐसे में अगर वो सर्टिफिकेशन के माध्यम से कुछ लेकर के आते हैं तो फिर हम रिज़ाइन देते हैं, बहिष्कार करते हैं, बायकॉट करते हैं। ये जो उनकी गतिविधियाँ हैं इनका हम ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, ये चीज़ें हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो मेथोडोलॉजी और आइडियोलॉजी माइंडसेट पता लग गया ना। कमेटियों में शामिल होना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मांग करनी है, संविधान बनाने की मांग करनी है और उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो ये कहना है। 1919 के एक्ट को कम्प्लीटली रिव्यू करके जल्दी से जल्दी उसके सभी नकारात्मक प्रभावों को ख़त्म करने की बात करनी है। ब्यूरोक्रेसी को भारतीयों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने की बात करनी है। जो बजट है और बाकी रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो भारतीयों के पास, भारतीयों को देने की बात करनी है। और जितने भी अत्याचारी कानून अंग्रेज लेकर के आए हैं पिछले लंबे समय में, उन अत्याचारी कानूनों के खिलाफ कानून पास करने हैं, रेजोल्यूशन पास करने हैं। और अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाए गए सभी रेजोल्यूशन, सभी कानूनों को पास नहीं होने देना है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करनी है ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव बने। ये बातें समझ में आ गई। तो इस तरह की मेथोडोलॉजी इनके द्वारा अपनाई गई। सेकेंड क्लॉज आता है एंट्री, यानी कि चुनाव। चुनाव समझते हैं 1923 के और 1926 के, और देखते हैं कितनी सफलता इन्हें मिली, किन कारणों से मिली, किन किन क्षेत्रों में मिली, किन कारणों से किन क्षेत्रों में, और क्यों 1923 के चुनाव के बाद 1926 में पिछड़ गए बुरी तरह से, ये भी मैं अब आपको समझाऊंगा। आई बात समझ में? चुनाव समझते हैं। देखिए 1923 के चुनाव में नतीजे कैसे आए मनु? आपको दो चीज़ें तो समझनी होंगी कि एक तो इम्पीरियल लेवल पर, पूरे नेशनल लेवल पे एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजिस्ट पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरी, मेजॉरिटी में नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। अब देखिए इनके पहले से लिबरल्स भी हैं, लेकिन फिर भी ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरे, लिबरल्स नहीं। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा प्रोविंशियल काउंसिल एरियाज़ में अगर इनकी हम अच्छी जीत दर्ज माने तो इन्हें सेंट्रल प्रोविंसेस में, सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस में इन्हें प्रचंड बहुमत मिला, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे। इसी तरह से बंगाल प्रोविंस में भी इन्होंने खुद की मेजॉरिटी अचीव कर ली दूसरी पार्टी के साथ मिलकर। तो सेंट्रल प्रोविंसेस में प्रचंड बहुमत, बंगाल में भी मेजॉरिटी, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी में भी, यूपी उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, वहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंस कोई वीक नहीं थी, बढ़िया अच्छी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इन्होंने दी। आई बात समझ में? तो इस तरह से सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस में अच्छा खासा परफॉर्म करके ये गए हैं 1923 के चुनाव में।
चुनाव जीत जाने के बाद जब ये आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने 70 मेंबरी एक नेशनल पार्टी बनाई, जिसमें इनका एजेंडा वहीं पर ये था कि हम सब आपस में आएँ, जिसमें इसके साथ इंडिपेंडेंट्स भी जुड़े, बाकी कैडर भी इन्होंने जोड़े, और इनका उद्देश्य ये था कि हम सब आपस में आएँ, एटलीस्ट 70 मेंबरों की एक पार्टी बना करके हम कन्फ्रंट करें सरकार की सभी नीतियों को। वो ये करते रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकी इस जीत के पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि 1920 में जब चुनाव हुए थे पहली बार, लिबरल्स तब चुनाव लड़े थे और वो चुनाव लड़ करके तब एंटर हो चुके थे, क्योंकि बॉयकॉट की वजह से कांग्रेस तब चुनाव में नहीं गई थी। उन लिबरल्स को 3 साल तक देश ने देख लिया था और वो पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार के पिछलग्गू बन के नजर आए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कमज़ोर से कमज़ोर कानून को भी पास होने दिया, खिलाफत नहीं की। ऐसे में ऐसा लगने लगा कि वो ब्रिटिशर्स के प्रोटीज हैं। तो उनके पास 1923 के चुनाव में जनता के बीच कैंपेन करने के लिए कुछ ठोस हाथ में था भी नहीं, और उनकी छवि भी जनता में उतनी नहीं थी। और दूसरा, उन्होंने एक टैग हासिल कर लिया था कि ये प्रोटीज हैं ब्रिटिशर्स के, उनके पाले हुए हैं। जबकि इसके बिल्कुल विरुद्ध स्वराजिस्ट पार्टी के साथ मार्टेडम जुड़ा था कि 1920 के नॉन कॉपरेशन के बाद इन्होंने मास अरेस्ट दिए हैं, और ये हैं जो जेलों के बीच बंद किए गए, ये हैं जिन पर लाठीचार्ज हुए, ये जिन्होंने डंडे खाए। दूसरा, गांधी का आशीर्वाद जुड़ा था, गांधी का नॉन कॉपरेशन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का हाथ जुड़ा था। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग कांग्रेस का कैडर जुड़ा था, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें ऑलरेडी गांधी देश के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ गए थे, शहर और ग्रामीण, लेबरर चाहे एग्रीकल्चरर थी और चाहे वर्कर चाहे इंडस्ट्रियल था, इन सभी वर्गों को, ऊंचे नीच को, पिछड़े अगड़े को, अनपढ़ पढ़े लिखे को, गरीब अमीर को, टचेबल्स स्वर्ण और अनटचेबल, इन सबको एक साथ कर गए थे। वो एक स्ट्रॉन्ग कैडर स्वराजिस्टों को मिला। और स्वराजिस्टों का प्रॉमिस, जिस प्रॉमिस में स्वराजिस्टों ने ये कहा कि हम 1919 के कानून का डायरकी ख़त्म करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेटस यानी कि स्वराज स्थापित करके देंगे, तो ये प्रॉमिस अट्रैक्टिव लगा, लोगों को लुक्रेटिव लगा, और जनता के बीच जा करके अंग्रेजी नियमों की धज्जियाँ उड़ाना और लिबरलों की कमियाँ दिखाने में वह सफल रहे। ऐसे में ये सब कारण रहे कि 1923 का चुनाव जीत पाए। लेकिन 1926 के चुनाव में कहानी पूरी बदल गई। कैसे बदल गई? 1926 के चुनाव में सिर्फ मद्रास को छोड़ दे अगर हम, तो सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, मद्रास, धज्जियाँ उड़ गई इनकी। उसके कारण क्या हो गए? इनके कैडर में ही कमियां आने लग गई थी। 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये कमज़ोर पड़ गए। दूसरा, इन्होंने जो जो वायदे किए थे वो वायदों पर ये धीरे धीरे मुकरने लगे। इन्होंने कहा था ऑफिस नहीं बियर करेंगे, ये ऑफिस बियर करने लगे। इन्होंने कहा था कभी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ये कमेटी का हिस्सा बनने लगे। दूसरा, इनकी म्यूचुअल बिकरिंग्स, इनकी आपसी रंजिशें, इनके आपस के फैक्शन, इनके बीच में फैक्शन क्रिएट हो जाना, जिनमें से एक वर्ग इन्हीं स्वराजिस्टों का है जो ये कह रहा है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल कॉपरेशन तो करनी चाहिए सरकार के साथ। यार, तुम इलॉजिकल, अनथिंकेबल, इररिस्पॉन्सिबल नॉन कॉपरेशन कर रहे हो काउंसिल के अंदर जा करके, एवरीथिंग बैड, एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग इंडिफरेंट, सबको ही डिनाई कर रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबल कॉपरेशन तो कर सकते हैं ना, जिसकी वजह से देश का अहित ना हो। देश के हित में अगर कोई कानून है तुम उसकी भी खिलाफत करते हो। इनका नाम पड़ा रिस्पॉन्सिविस्ट कॉपरेशन ग्रुप। तो स्वराजिस्टों से ही निकला एक रिस्पॉन्सिविस्ट कॉपरेशन ग्रुप। ये किनके द्वारा बना है? ये मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय। ये क्यों बना है, ये क्यों आया है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक ग्रुप इसी स्वराजिस्टों में से निकला, वो कौन थे? मुस्लिम्स। ये पूरा माहौल जो है इस समय कम्युनल सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कम्युनल सेंटीमेंट में मुस्लिम जो है वो एलिनेट हो गया स्वराजिस्ट पार्टी के किए वायदों से। वो इनसे अलग हुआ, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, और वो अब अपने आप को कहलाने लगे हैं इंडिपेंडेंट्स। तो वो इंडिपेंडेंट्स हो गए। तो अब देखिए, एक तो रह गई कांग्रेस बैक्ड स्वराजिस्ट, एक हो गए रिस्पॉन्सिविस्ट कॉपरेशन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एक हो गए द इंडिपेंडेंट्स अंडर द मोहम्मद अली जिन्ना। रिस्पॉन्सिविस्ट कॉपरेशन वालों को भी आप कहीं कहीं पर किताब में इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे कि उन्हें भी इंडिपेंडेंट कहा जाने लगा, लेकिन मेनली मुस्लिमों के साथ ये जोड़ करके देखा। यानी कि वो मुस्लिम जो 1923 के चुनाव में स्वराजिस्ट बन के लड़े, वह मुस्लिम 1926 के चुनाव में मुस्लिम बन के लड़े, वह स्वराजिस्ट बन करके नहीं लड़े। इस तरह से इनके अंदर के डिसेंशंस, इनके कद्दावर नेताओं की मृत्यु हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, इनका अपने वायदों पे वायदा खिलाफी कर जाना, ऐसा माना गया कि ये टाइम सर्वर हैं, सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं। जब इन्हें सत्ता चाहिए थी तब इन्होंने वायदे किए और अब ये मुकर रहे हैं। और अगला, इनके द्वारा की जा रही ऑब्स्ट्रक्शंस का भी कोई बेनिफिट ना नजर आना। मैं अभी जब डिक्लाइन कराऊंगा उसमें मैं ये सारा कराऊंगा। ये सारी चीज़ें कि 1926 के चुनाव में इनकी मटिया मेल हो गई,
ये एक बात समझ में आई आपको। तो ये हैं चुनाव में इनके किए गए कार्यक्रम, चुनाव में इनकी की गई परफॉर्मेंस। अब हमें समझना है इस मामले में कि इन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को कंट्रीब्यूट कैसे किया। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में ये 3 फ्रंट पे काम करेंगे। पहला फ्रंट होगा खादी, दूसरा फ्रंट होगा अनटचेबिलिटी और तीसरा फ्रंट होगा टेम्परेंस। खादी, अनटचेबिलिटी, टेम्परेंस। देखिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, मैंने आपको पहले दिन से मेरे लेक्चर देने का अंदाज है वर्बल, बोर्ड पे लिखता था मैं नोट्स की आपकी हेल्प के लिए, अदरवाइज वर्बली भी हम उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। खादी, अनटचेबिलिटी, टेम्परेंस। अब खादी को लेकर के इनके विचार क्या थे? देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान खादी को बहुत प्रोमिनेंटली महात्मा गांधी ने प्रमोट किया, क्योंकि खादी के कई पर्पस थे। सबसे पहला खादी का एक पर्पस ये था कि रूरल इंडस्ट्री को रिवाइव करेगा। मैंने इस पे गांधीयन आइडियोलॉजी में डिटेल में लेक्चर दिया है। उसके बाद गांधी का खादी को लेकर के ये मानना था कि अपनी भारतीय आवश्यकताओं के लिए हम भारत पे ही निर्भर करें, भारत किसी भी चीज़ के लिए विदेशियों पर निर्भर ना करे, स्वदेशी पे निर्भर करे, ये है खादी। तो खादी का मतलब आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। विदेशी नहीं स्वदेशी पर निर्भर करेंगे। तो स्वदेशी से होगा ये कि खादी का मतलब यहाँ पर यह है कि ये चेंज ऑफ एटीट्यूड नहीं है, चेंज ऑफ हार्ट भी है, क्योंकि खादी के तहत मैक्सिमम जो लोग जुलाहे हैं, जो चरखा चलाते हैं, वो लो कास्ट, डिप्रेस्ड क्लास और अनटचेबल्स हैं। तो लोग उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। तो ये एक अनटचेबिलिटी को, डिप्रेस्ड क्लासेस को नेशनल मूवमेंट से दूर रखने के खिलाफ भी एक मूवमेंट थी, खादी का समर्थन करना। और इससे ब्रिटिश गुड्स को नुकसान होगा, ये भी एक बड़ी बात थी। चित्तरंजन दास खादी का समर्थन करते थे, स्वराजिस्ट खादी का समर्थन करते थे, लेकिन उनके खादी के समर्थन में कुछ अंतर थे। वो इसकी यूटिलिटी को मानते थे कि ये बिल्कुल यूटिलिटी है रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए, ठीक है, लेकिन वो इसकी कमर्शियल